लुकाशेंको दहशत में हैं, क्योंकि अब बेलारूसवासी शासन से भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर इंतजार कर रहे छोटे सूटकेस और एक तरफा टिकट बेलारूस छोड़ने वाले लोगों की एक नई लहर के मूक संकेत बन गए हैं। पिछले 4 वर्षों में अकेले यूरोपीय संघ जाने वाले बेलारूसियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। 2024 के यूरोपीय संघ के रिकॉर्ड पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या 167,000 है। इसी अवधि के दौरान पोलिश सीमा रक्षकों ने 1 महीने में सीमा पार करने के 5,000 से ज्यादा प्रयास दर्ज किए। इस अगस्त में बेलारूस से पोलैंड में अवैध रूप से प्रवेश करने की 5,200 बार कोशिश की गई। ये 2 आंकड़े अपवाद नहीं हैं, बल्कि दिशा में हो रहे बदलाव को दर्शाते हैं। जो लोग जा रहे हैं वे न केवल काम की तलाश में हैं, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय दे रहे हैं। जहां देश की दिशा मॉस्को और बीजिंग पर टिकी है, वहीं समाज का रुख शेंगेन गेट्स की ओर मुड़ रहा है। कारणों की सूची लंबी है, लेकिन दबाव, युद्ध और आर्थिक मंदी शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। मंच पर प्रमुख भूमिका लुकाशेंको द्वारा पुतिन के प्रति बार बार की गई वफादारी और इसकी कीमत की है। इस कीमत का नाम अब 10 लाख के करीब पलायन के रूप में पढ़ा जा रहा है। जब आप यूरोपीय संघ की ओर से 4 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। 2021 में बेलारूसी नागरिकों को दिए गए पहले निवास परमिट की संख्या 1,49,000 दर्ज की गई थी। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,09,000 हो गया, क्योंकि युद्ध से उपजे राजनीतिक और आर्थिक झटके का असर इन आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा था। 2023 में 2,81,000 का उच्च बैंड बना रहा और यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रवाह एक स्थायी चैनल में बदल गया है। 2024 में 1,75,000 लोग यूरोपीय संघ में चले गए। 2025 में लगभग 80,000 का प्रवासन डेटा भी उपलब्ध है और 4.5 वर्षों में कुल संचय लगभग 9,94,000 है, यानी यह बढ़कर लगभग 10 लाख हो गया है। इस संचय में केवल यूरोपीय संघ के भीतर के रिकॉर्ड शामिल हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, मध्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर के गंतव्यों को जाने वाले लोग इस कुल में शामिल नहीं हैं। इस बहिर्वाह का केवल एक हिस्सा ही स्थायी हो सकता है, लेकिन देश के उत्पादन ढांचे पर इसका असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। यह कार्यबल बेलारूस से श्रम कर राजस्व और सामाजिक पूंजी के रूप में बाहर जा रहा है। तो अब क्यों सबसे पहले बेलारूस में 2020 से दमनकारी शासन स्थायी हो गया है? सामूहिक गिरफ्तारियां, व्यापक मुकदमे और विपक्ष को अपराधी ठहराने वाले पैकेजों ने बेलारूस में राजनीतिक द्वार बंद कर दिए हैं। नागरिक समाज संगठनों को भंग कर दिया गया है या उन्हें भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया गया है। बेलारूस में स्वतंत्र मीडिया या तो निर्वासित है या पूरी तरह से बंद। जैसे जैसे राजनीतिक दायरा सिकुड़ता गया, रोजमर्रा की जिंदगी के जोखिम बढ़ते गए। गलतियों पर तुरंत सजा देने की प्रशासनिक प्रथा ने पुराने नियमों की जगह ले ली। बेलारूस में इस तरह के माहौल ने उन लोगों की प्रतिक्रिया को मजबूत किया जो चुपचाप विरोध करते रहे, और जो चले गए उन्होंने छोड़कर विरोध किया। जो लोग चले गए उनके बयानों में एक आम बात सुरक्षा और पूर्वानुमेयता की जरूरत थी। बेलारूस से निर्वासित पत्रकारों और बंद मंचों के संपादकों को वार्सो, विनियस और बर्लिन में नए घर मिल गए। इस परिवर्तन ने आंतरिक मौन को बाहरी प्रतिध्वनि में बदल दिया। दूसरी स्थिति, यूक्रेन युद्ध में पक्ष लेने के दबाव के कारण समाज के भीतर उत्पन्न टकराव से उपजी है। 2022 में रूसी सैनिकों द्वारा बेलारूसी क्षेत्र का स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करने से घरेलू राजनीति में गहरी बहस छिड़ गई है। बेलारूस में रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती की घोषणा ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस मुद्दे का राजनीतिक ढांचा मिन्स्क द्वारा मॉस्को के साथ एकीकृत गठबंधन की बयानबाजी से परिभाषित हुआ। समाज के एक बड़े वर्ग ने चिंता व्यक्त की कि इस कदम से बेलारूस सीधा निशाना बन सकता है। बेलारूसी समाज में यह मुहावरा, हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कि में वारिबानेडी सॉलिदात चुपचाप लेकिन आग्रहपूर्वक दोहराया जाता है। जहां सार्वजनिक प्रसारणों में युद्ध की भाषा तेज होती जा रही है, वहीं रसोई में भाषा अलग अलग है। लोग अपने बच्चों के भविष्य की खातिर जोखिम से बच रहे हैं और रास्ता बदल रहे हैं। पुरुष अनिवार्य सेवा की संभावना पर विचार कर रहे हैं। महिलाएं काम और शिक्षा के अपने अवसरों पर सवाल उठा रही हैं। बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य और चिकित्सा तक पहुंच के लिए स्थिर बुनियादी ढांचे की तलाश में हैं। बेलारूस में रोजाना पूछा जाने वाला सवाल साफ और निजी होता है। इस समीकरण में मैं और मेरा परिवार कहाँ फिट बैठते हैं और कल सुबह हम कहाँ जागेंगे? बेलारूस में जो लोग इस सवाल का सकारात्मक जवाब नहीं दे पाते, उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता सीमा द्वार ही रहा है। युद्ध की नजदीकी ने तटस्थ रहने की चाहत को पलायन में बदल दिया है।
दूसरे शब्दों में बेलारूस में पासपोर्ट एक राजनीतिक बयान बन गया है। देश में बचे लोगों का निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक स्थिति को अधर में लटकाए रखता है। सरकारी मीडिया पर नजर नहीं रखी जाती और रोजमर्रा की बातचीत अराजनीतिक होती जा रही है। आधिकारिक समारोहों में भाग लेने में हिचकिचाहट होती है। स्वैच्छिक नेटवर्क एक दूसरे का समर्थन तो करते हैं लेकिन अपनी उपस्थिति कम ही बनाए रखते हैं। स्वयं सहायता प्रथाएं व्यापक होती जा रही हैं। छोटे व्यवसाय जीवित रहने के लिए धूसर क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। शिक्षा जगत से प्रतिभा पलायन बढ़ रहा है। यूनियन जैसे एकजुटता नेटवर्क जोरदार आवाजों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। बेलारूस के अंदर की खामोशी बाहर की हलचल को हवा दे रही है। तीसरी प्रतिक्रिया प्रतिबंधों के बढ़ते बोझ और आर्थिक गिरावट से आ रही है। पोटाश उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंधों ने बेलारूस की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ को कमजोर कर दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में कमी और वित्तीय प्रणाली पर प्रतिबंधों ने विदेशी व्यापार प्रवाह को और महंगा बना दिया है। यूरोपीय बाजारों तक पहुंच पर प्रतिबंधों ने रसद सेवाओं को रूस के रास्ते घुमावदार रास्ते अपनाने पर मजबूर कर दिया है। इन रास्तों से लागत बढ़ी और मुनाफा कम हुआ। घरेलू मुद्रास्फीति ने आधिकारिक आंकड़ों से परे दबाव पैदा किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और वेतन वृद्धि क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करने में विफल रही है। आवास, ऊर्जा और परिवहन मदों ने बजट पर दबाव डाला है। मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो गई और गरीबी रेखा के करीब पहुंच रहे समूहों का विस्तार हुआ। इस पृष्ठभूमि में बेलारूस में प्रवासन अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, यह बजट का एक अहम हिस्सा बन गया है। बेलारूस में ईंधन की कमी ने घरों और व्यवसायों पर अलग से बोझ डाला। रिफाइनरियों के प्रवाह पर प्रतिबंध और आयातित इनपुट लागत के कारण डीजल और गैसोलीन की कीमतों में उतार चढ़ाव आया। बेलारूस के ग्रामीण इलाकों में ईंधन की उपलब्धता अनियमित हो गई। परिवहन लागत में वृद्धि हुई और दूसरी लहर के रूप में खाद्य कीमतों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। उद्योग में उत्पादन योजनाएं छोटे चक्रों तक सीमित हो गईं और निवेश की इच्छा कम हो गई। अंतर शहरी परिवहन सुचारू संचालन से एक ऐसी प्रणाली में बदल गया जो रुकावटों के बावजूद जारी रही। दीर्घकालिक अनुबंधों की तुलना में अल्पकालिक खरीद बिक्री को प्राथमिकता दी गई। इससे एक ऐसी व्यावसायिक संस्कृति का उदय हुआ जिसने बेलारूस में अनिश्चितता को सामान्य बना दिया। अनिश्चितता ने प्रवास के निर्णय को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे परिवारों ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ईंधन और भोजन पर खर्च करना शुरू किया, बेलारूस में रहने की लागत बढ़ती गई। इस बीच पेंशन और सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन बेलारूस में क्रय शक्ति पर बहस के केंद्र में रहे। हालांकि आधिकारिक वृद्धि नाममात्र के संदर्भ में सकारात्मक लग रही थी, लेकिन बाजार की वास्तविकता अलग थी। पेंशन भोगियों के लिए टोकरी आधारित मूल्य वृद्धि काफी बोझिल हो गई। निश्चित आय वाले लोगों को हीटिंग और भोजन के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सामाजिक सुरक्षा जाल के सिकुड़ने की धारणा बढ़ती गई। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा समय लंबा होता गया और जेब से खर्च बढ़ता गया। स्कूली बच्चों के भरण पोषण की लागत ने परिवारों के बजट पर दबाव डाला। युवा माता पिता किफायती किराए वाले शहरों की तलाश करने लगे। बेलारूस में इन समूहों के लिए सबसे तार्किक गंतव्य यूरोपीय संघ की सीमा के पास के शहर थे। स्थिरता और समर्थन की उम्मीदों ने बेलारूस छोड़ने के फैसले को और मजबूत किया। प्रवास करने वालों की स्थिति देश के आर्थिक भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और रचनात्मक उद्योगों में काम करने वाले हजारों बेलारूसी लोग पोलैंड और लिथुआनिया के पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से एकीकृत हो गए। नियोक्ता अपनी टीमों के साथ चले गए और अपने कर आधार को भी साथ ले गए। विश्वविद्यालय के छात्रों और युवा स्नातकों को यूरोपीय संघ के भीतर छात्रवृत्ति और कार्य परमिट के माध्यम से नए अवसर मिले। इस बीच यूरोपीय संघ ने बेलारूस में प्रवास की इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूरोपीय संघ के देशों ने बेलारूसियों की आमद का जवाब विभिन्न तरीकों से देना शुरू कर दिया है। पोलैंड बिजनेस हार्बर जैसे कार्यक्रमों के जरिए तकनीकी और उद्यमशील लोगों को आकर्षित कर रहा है। लिथुआनिया ने अपनी वीजा और निवास प्रक्रियाओं को डिजिटल बना दिया है। जर्मनी ने अपने योग्य प्रवासन चैनलों को सरल बना दिया है। चेक गणराज्य ने तकनीकी कर्मचारियों के लिए अपने कोटे का विस्तार किया है। शैक्षणिक संस्थानों ने बेलारूसी छात्रों को छात्रवृत्ति और स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए हैं। नगरपालिकाओं ने आवास और भाषा पाठ्यक्रमों का विस्तार किया है। कंपनियों ने बेलारूसी टीमों के लिए स्थानांतरण और रोजगार पैकेज विकसित किए हैं। नए केंद्रों में प्रवासी मीडिया को मजबूती मिली है। क्षमता में इस वृद्धि ने पलायन को एक छिटपुट घटना से एक चलन में बदल दिया है।
इन सभी विवरणों पर गौर करने पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रवासन द्वारा निर्मित बेलारूस का नया नक्शा तेजी से सीमाओं से परे आकार ले रहा है। वार्सो के मोहल्ले अपने बेलारूसी चिन्हों के लिए जाने जाते हैं। विल्नियस के कैफे नई मीडिया टीमों के कार्यालय बन रहे हैं। बर्लिन में बेलारूसी टीमों के साथ तकनीकी समूह विकसित हो रहे हैं। प्रैग में इंजीनियर उत्पादन लाइनों में प्रवेश कर रहे हैं। रीगा में डिजाइनर नई एजेंसियां स्थापित कर रहे हैं। ये शहर बेलारूस के दूसरे पन्ने की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे दूसरा पन्ना बढ़ता है, पहले पन्ने की पंक्तियां खाली होती जाती हैं। देश के भीतर की संस्थाओं को इस खालीपन का एहसास होने लगता है। पहले इस पर धीमी आवाज में, फिर जोर शोर से चर्चा होती है और यह चर्चा देश की दिशा बदलने की ताकत हासिल कर लेती है। परिणाम स्वरूप दिशा बदलने के इस प्रभाव के कारण बेलारूस की कंपनियों को प्रतिभाएं ढूंढने में कठिनाई होने लगी। नियुक्ति चक्र लंबा होता गया और वेतन अपेक्षाएं स्थानीय कंपनियों के लिए असहनीय स्तर तक पहुंच गईं। विदेश गए लोगों द्वारा स्थापित नेटवर्क ने पीछे छूट गए लोगों के लिए नए पुल का काम किया। इससे प्रवास की दूसरी और तीसरी लहर को बढ़ावा मिला। इसलिए नुकसान केवल संख्या में ही नहीं बल्कि कौशल और संस्थागत स्मृति में भी हुआ। दीर्घावधि में बेलारूस में उत्पादकता का नुकसान बढ़ता गया। सीमा की गतिशीलता दर्शाती है कि नियमित और अनियमित प्रवाह एक साथ हो रहे हैं। अगस्त 2025 में पोलिश सीमा पर अवैध प्रवेश के प्रयासों के रिकॉर्ड बताते हैं कि वीजा और परमिट चैनल अपर्याप्त हैं। मौसम के अनुसार अलग अलग छोटे समूह वन मार्गों का उपयोग करते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ शरण के लिए आवेदन करते हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि बेलारूस में रहने का इरादा कमजोर पड़ रहा है और वहां से निकलने के साधन और तरीके बढ़ते जा रहे हैं। कुछ परिवार उस व्यक्ति को पहले भेज देते हैं जो काम कर सकता है। पति पत्नी और बच्चे स्कूल वर्ष शुरू होने पर बाद में स्कूल में शामिल होते हैं। कुछ लोग सामूहिक रूप से सीधे स्कूल छोड़ने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज, नेटवर्क और प्रवासी समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्ग चाहे जो भी हो, दबाव के कारक एक जैसे ही रहते हैं। लुकाशेंको के भू राजनीतिक विकल्पों का प्रवासन पर प्रभाव एक अलग मुद्दा है। मास्को के साथ एक सुपरनेशनल संघ की चर्चा एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जो देश को रूसी सुरक्षा तर्क में जकड़ लेता है। इस ढांचे से बेलारूसी समाज के निशाने पर आने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्रेमलिन के युद्ध की लागत बढ़ती है, मिन्स्क पर थोपी गई राजनीतिक भूमिका और भी भारी होती जाती है। बेलारूसी सीमा पर सैन्य अभ्यास और तैनाती की खबरें आम बात हो गई हैं। इस मानदंड का मतलब युवाओं के लिए और भी ज्यादा सीमित भविष्य है। परिवार अपने बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं पालना चाहते जहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा हो। सैन्य भर्ती की चिंताएं फैसलों को प्रभावित करती हैं। समाज को लगता है कि देश की सुरक्षा नीतियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। मूक बहुमत अपने देश छोड़ने के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। मिन्स्क शासन इन सभी नकारात्मकताओं से वाकिफ मास्को से 1 अरब रूबल तक की उम्मीद लगाए बैठा है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में बेलारूस को सब्सिडी देने की रूस की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है। जैसे जैसे मास्को का युद्ध बजट बढ़ता जा रहा है, रक्षा उद्योग में घरेलू मांगें प्रमुखता से उभर रही हैं। ऊर्जा छूट और अरण सुविधाएं अब पहले जितनी उदार नहीं रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय जोखिम और बीमा लागतों के कारण तेल और पेट्रोलियम उत्पाद व्यापार में मार्जिन भी कम हो गया है। रूबल की सुरक्षा के लिए लागू किए गए आंतरिक नियम बाहरी समर्थन के मूल्य को कम कर रहे हैं। हालांकि संघीय राज्य संस्थाएं कागज पर मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन नकदी प्रवाह सीमित है। सस्ते कच्चे माल और बाजार तक पहुंच का बेलारूस का सपना अक्सर हकीकत से टकराता है। जैसे जैसे कीमतों का अंतर कम होता जाता है, रसद व्यवस्था लंबी होती जाती है। बुनियादी ढांचा बिगड़ रहा है और नए निवेश की चाहत कम होती जा रही है। बेलारूस के प्रति मास्को का समर्थन अब संकट को नहीं रोकता बल्कि उसे और भी बढ़ा देता है। चीन के मंच पर पुतिन के प्रति वफादारी दिखाने वाली लुकाशेंको की तस्वीरें देश के भीतर की अनिश्चितता को कम नहीं करती। बीजिंग का जोखिम प्रबंधन बेलारूस को एक रणनीतिक लेकिन समस्याग्रस्त साझेदार के रूप में पेश करता है। प्रमुख बैंक प्रतिबंधों के जोखिम का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहे हैं। प्रमुख परियोजनाएं अभी भी केवल आशय घोषणाएं ही हैं और प्रगति सीमित है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में राजनीतिक परिस्थितियां और भी कठोर होती जा रही हैं। वित्तपोषण की शर्तें संपार्श्विक और पुनर्भुगतान क्षमता से जुड़ी होती हैं। बेलारूस का कमजोर विदेशी मुद्रा प्रवाह इन शर्तों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है। चीन से बचाव निवेश की उम्मीदें अब सतर्क और क्रमिक समझौतों का रास्ता पकड़ रही हैं। इससे अल्पकालिक राहत नहीं मिलती।
जो लोग प्रवास करते हैं वे इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, बेलारूस में राजनीतिक लागत आर्थिक लागत जितनी ही भारी है। शासन को आर्थिक आदान प्रदान के जरिए वफादारी जुटाना मुश्किल लग रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र के मध्यम स्तर के प्रबंधक विदेश में अपनी भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। सुरक्षा नौकरशाही को सामाजिक वैधता कम होती दिख रही है। प्रचार के फीडबैक लूप में थकान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दबाव के तरीके अल्पकालिक नियंत्रण तो प्रदान करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सहमति को नष्ट कर देते हैं। युवा पीढ़ी राज्य द्वारा प्रस्तुत आख्यान से खुद को दूर कर रही है। संस्थागत स्मृतियां निजी हितों के जाल में बदल रही हैं। संकट के समय हितों का यह जाल बिखरने की अधिक संभावना रखता है। दूसरे शब्दों में, बेलारूस के राजनीतिक माहौल में पूर्वानुमान की संभावना कम होती जा रही है। इस बीच बेलारूस की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था भी इस पलायन से प्रभावित हो रही है। रिजर्व पूल कमजोर हो रहा है और कुछ विशेषज्ञ पदों को भरना मुश्किल हो रहा है। तकनीक और रखरखाव के क्षेत्रों में बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ रही है। सीमा सुरक्षा के लिए मानव संसाधन नियोजन अधिक महंगा होता जा रहा है। प्रशिक्षण और शिक्षा चक्र गहन नहीं हो रहे हैं। रसद व्यवस्था का रखरखाव मुक्त बाजार के बजाय कमान और नियंत्रण द्वारा किया जा रहा है। इससे बेलारूस में उत्पादकता में कमी आ रही है। इसके अलावा बेलारूसी क्षेत्र को रूसी सैन्य रसद का विस्तार माना जाता है। ऐसी धारणा देश के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। समाज चुपचाप इस जोखिम को अपने लागत खाते में जोड़ देता है। हालांकि राजनीतिक नेतृत्व इस विवरण को जनता के सामने प्रकट नहीं करता। इस सारी त्रासदी और संकट के मद्देनजर बेलारूस के सामाजिक ताने बाने में प्रवासन ने जो खामियां पैदा की हैं, वे शायद अल्पावधि में ध्यान देने योग्य न हों। आस पड़ोस धीरे धीरे अपने पड़ोसियों को खो रहे हैं। कक्षाएं और स्कूल तेजी से बदल रहे हैं। संस्कृति और कला के क्षेत्र में उत्पादन धीमा पड़ रहा है। शहरों की सांस्कृतिक लय धीमी पड़ रही है। कंपनियों के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जगह बाहरी भर्ती ले रही है। नागरिक समाज की स्वयंसेवी क्षमता घट रही है। नवविवाहित जोड़े शादी से पहले ही बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। नवजात शिशुओं की मातृभूमि उनके पहचान दस्तावेजों में बदल रही है। दूसरे शब्दों में, बेलारूस की कहानी उसकी सीमाओं के बाहर लिखी जा रही है। तो क्या बेलारूस में इस प्रवासन संकट के प्रभावों को बदलने की कोई संभावना है? हाल के महीनों में लुकाशेंको द्वारा बार बार दिए गए वफादारी के संदेश देश के भीतर प्रतिक्रिया की संभावना पैदा करते हैं। विकल्पों की कमी का संदेश समाज में आशा को कम करता है। निराश समाज दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग अपने खोल में सिमट जाते हैं और उत्पादन बंद कर देते हैं। दूसरे देश से ही बाहर निकल जाते हैं। बेलारूस में दूसरा समूह तेजी से बढ़ रहा है। यह वृद्धि कोई आंकड़ा नहीं बल्कि रोजमर्रा का अनुभव है। प्लेटफार्मों पर विदाई कक्षाओं में खाली सीटें, क्लिनिकों में खाली जगहें। हर खाली जगह की जगह दूसरे शहर में एक भरी हुई सीट ले लेती है। और इसका मतलब है कि बेलारूस अपने भविष्य से समझौता कर रहा है। अगले 12 महीनों में बेलारूस के लिए 3 रुझान उभरकर सामने आ रहे हैं। पहला, अगर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो प्रवासन की गति जारी रहेगी या और भी तेज हो जाएगी। दूसरा, भले ही यूरोपीय संघ अपने प्रवेश मार्गों को सख्त कर दे, फिर भी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभा पलायन जारी रहेगा। तीसरा, अगर आंतरिक स्तर पर आंशिक राहत नहीं मिलती है तो प्रवासन के कारण निष्क्रिय प्रतिरोध बढ़ता रहेगा। चीन और रूस से धन मिलने की खबरें अल्पकालिक आशावाद पैदा कर सकती हैं। हालांकि संरचनात्मक बाधाएं जल्द ही इन आंकड़ों को उलट देंगी। बेलारूसी लोगों की अर्थव्यवस्था से दूर रहने की प्राथमिकता स्थायी प्रतीत होती है। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण अल्पावधि में संभव नहीं है। राजनीतिक खुलासे के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि प्रवासन का चरम अभी तक नहीं पहुंचा हो। दरअसल बेलारूस में इस संकट की कहानी का सबसे खास पहलू यह है कि फैसला सीमा पर होता है, मतपेटी में नहीं। मतपत्रों की जगह पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चौराहों की जगह मंच चुने जाते हैं। प्रचार की जगह किराए के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। भाषा पाठ्यक्रम पंजीकरण नारों की जगह ले रहा है। अस्थायी समाधान स्थायी वास्तविकता बन रहे हैं। और बेलारूस हर उस व्यक्ति के साथ थोड़ा और सिकुड़ता जा रहा है जो यहां से जा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।